पार्लियामेंट का मानसून इजलास हुआ इख्तिताम पजीर। अपोजिशन के हंगामे के सबब लोकसभा की पैदावारियत 48% तो राज्यसभा की पैदावारियत रही 44। दोनों ऐवानों से 5 बिल हुए पास। अमूर दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में जैम पोर्टल पर कोऑपरेटिव कमेटियों की ऑन बोर्डिंग को करेंगे ई लॉन्च। प्रोग्राम में मरकजी पीयूष गोयल और इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन के सदर दिलीप सिंघानी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र काबीना की तौसीह आज। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी राजभवन में काबीना के नए वज़रा को दिलाएंगे हलफ। बिहार में सियासी इक्वेशन में तब्दीली की सुगबुगाहट। जेडीयू और आरजेडी की लेजिस्लेचर पार्टियों की आज पटना में अहम मीटिंग। जेडीयू ने कहा आ जा सकता है भूचाल, दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा सब कुछ है ठीक। वन नेशन वन राशन कार्ड मंसूबे के 3 साल मुकम्मल। 9 अगस्त 2019 को शुरू हुए मंसूबे से मुल्क भर में तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड होल्डर्स हो रहे हैं फैज़याब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए की अहम मीटिंग। भारत ने गजा में हुए हमलों पर किया तशवीश का इजहार। कहा बातचीत के जरिए ही किसी भी मसले का निकाला जा सकता है हल। बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का वतन लौटने पर जोरदार इस्तकबाल। 11 दिनों तक जारी इन खेलों में भारत ने 22 तलाई तमगे समेत कुल 61 तमगे जीते। 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा अगला दौलत मुश्तरका खेल। यौम आशुरा आज। यौम आशुरा पर मुल्क भर में मातमी जुलूसों का इनेकाद। आज ही के दिन पैगम्बर इस्लाम के नवासे हजरत हुसैन और उनके कुंबे ने जाम शहादत किया था नोश। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इख्तिताम को पहुंचा। लोकसभा के बारे में अगर बात करें तो इस सेशन में कुल 16 नशिस्तें हुई, जिसकी मुद्दत 44 घंटे और 29 मिनट रही। मानसून इजलास में लोकसभा की पैदावारियत 48% रही। लोकसभा में जबरदस्त तातिल के दरमियान भी कुछ अहम बिल मंजूर कराए गए। वो बिल जो लोकसभा में पास हुए हैं उनमें फैमिली कोड तरमीमी बिल 2022, नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021, तवानाई तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2022, इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2022, नई दिल्ली सालसी मरकज तरमीमी बिल 2022, जंगली हयात तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2021, और इजलास के आखिरी रोज वजीर तवानाई ने बिजली तरमीमी एक्ट 2022 ऐवान में पेश किया, जिसे बाद-ए-ज़ां पार्लियामेंट की कायमा कमेटी को भेज दिया गया। उसके साथ ही राज्यसभा के 297वें इजलास में ऐवान ने 16 नशिस्तों में 38 घंटे काम किया। राज्यसभा में बहस के बाद 5 बिल मंजूर किए गए। वो बिल जो राज्यसभा से मंजूर हुए हैं उनमें इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार और उनकी तरसील के निज़ाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2022,
फैमिली कोड तरमीमी बिल 2022, नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2022 शामिल हैं। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। उमूर दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर कोऑपरेटिव कमेटियों की मौजूदगी को ई लॉन्च करेंगे। कोऑपरेटिव की वजारत NCUI और जैम के जरिए मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। इस ई लॉन्च के साथ ही तमाम अहल कोऑपरेटिव कमेटियां जैम पोर्टल पर ऑर्डर देना शुरू कर सकेंगी। हाल ही में कोऑपरेटिव की वजारत ने अपनी एडवाइजरी में जैम पर शिराकतदारों की मौजूदगी को सहल बनाने, जैम के अफसरान के साथ तालमेल बनाने और इस मौजूदगी के अमल को कोऑपरेटिव कमेटी की रहनुमाई करने के लिए NCUI को नोडल एजेंसी बनाया था। 589 कोऑपरेटिव कमेटियों को जैम पर मौजूदगी के लिए अहल के तौर पर मुंतखब किया गया है। NSUI और जैम अफसरान का एक मुश्तरका कार्रवाई दस्ता भी तश्कील दिया गया है, जो अलग अलग कोऑपरेटिव कमेटियों को जैम पर मौजूदगी और रजिस्ट्रेशन के लिए रहनुमाई की अपील के लिए कॉल या मेल करेगा। कोऑपरेटिव कमेटियों के पूरे अमल में मदद करने के लिए NSUI में जैम तकनीक टीम का एक हेल्प डेस्क भी कायम किया गया है। महाराष्ट्र काबीना में आज तौसी की जाएगी। राजभवन में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी नई काबीना के अरकान को हलफ दिलाएंगे। एकनाथ शिंदे ने इस साल 30 जून को वजीर आला और देवेंद्र फडणवीस ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था, तभी से काबीना में तौसी का इम्कान था। JDU के साबिक कौमी सदर RCP सिंह ने इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं इस सियासी हंगामे के पेश नज़र अब ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि रियासत में किसी भी वक्त बड़ा सियासी फेरबदल हो सकता है। ऐसा इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि वजीर आला नीतीश कुमार ने आज अपने तमाम अराकीन पार्लियामेंट और JDU के अराकीन असेंबली की मीटिंग तलब की है। इस दौरान RJD लीडर और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव भी सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने अपने अराकीन असेंबली की मीटिंग बुलाई है। दूसरी जानिब जितेंद्र राम मांझी ने भी हिकमत अमली तैयार करने के लिए पटना में पार्टी के अराकीन असेंबली की मीटिंग करने का फैसला किया है। 243 रुकनी रियासती असेंबली में राष्ट्रीय जनता दल के 79 MLA हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 77, जनता दल यूनाइटेड के पास 45 और कांग्रेस के पास 19 अराकीन असेंबली हैं। बाएं बाजू की जमातों के 16 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 MLA हैं। और बिहार की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आइए मजीद मालूमात के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे कुमार आलोक के पास। जी कुमार आलोक, काफी हलचल मची हुई है सियासत के मैदान में बिहार में, क्या क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स जो होता है वो खेलने में माहिर आदमी हैं और बहुत ही माहिर चतुर राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से पिछले कुछ दिनों से 20-22 दिनों से अगर बिहार की पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने बहुत सारे प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की है, खासकर भारतीय जनता पार्टी पर, जिसके 79 विधायक हैं, 77 विधायक हैं, आपके 45 विधायक हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री का ओहदा दे रखा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए बनाकर रखे हैं कि हालांकि होगा कुछ नहीं, मुझे ऐसा, मैं भी बिहार की राजनीति से बहुत जुड़ा हुआ हूं और अपना जो मेरा अपना अनुभव है, ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार। अब देखना होगा कि 11 बजे जब बैठक उन्होंने बुलाई है, जदयू के पूरे सांसदों की और पूरे विधायकों की बैठक बुलाई है, उस मीटिंग में क्या निर्णय होता है वो तो भविष्य की बात होगी। उधर आरजेडी ने भी अपने पूरे विधायकों को वहां पर बुलाया है पटना में, और 11 बजे उनकी भी बैठक होने वाली है। तो उस बैठक से क्या निकलता है, दोनों पार्टियां जो है जेडीयू और खासकर आरजेडी ने जो बैठक बुलाई उसका प्रतिफल क्या निकलता है, ये तो भविष्य की बात होगी। लेकिन अभी तक की जो बात है, जो सनसनीखेज एक तरीके से जो राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रही है जेडीयू,
उसके तह में अगर आप जाएंगे तो आपने देखा कि आरसीपी सिंह जो थे वो केंद्रीय मंत्री थे, उनके इस्तीफे के बाद ये चर्चा हुई कि अब वो 20 या 25 विधायकों को तोड़ सकते हैं और तोड़ करके एक अलग एनडीए की अलग सरकार बन सकती है। इसको देखते हुए जब उनको भनक हुई तो उन्होंने आरसीपी सिंह को पार्टी से मजबूर किया कि इस्तीफा देने पर मजबूर किया। और उसके बाद आरसीपी सिंह जो है वो उनके जो बयान आप देखेंगे कि जहानाबाद में जब वो गए थे 5 दिन पहले, तो उन्होंने उनके समर्थन में जेडीयू के समर्थकों ने नारे लगाया कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। उसके बाद नीतीश कुमार उनको लगे कि अब आरसीपी हमारे सामने खड़ा हो रहे हैं, मेरे साथ समानांतर खड़ा हो रहे हैं, तो उन्होंने आरसीपी पर एक्शन लिया। अब आरसीपी कितने विधायकों को तोड़ सकते हैं या कितने विधायकों को अपने पाले में कर सकते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं और समय समय पर ये एक संदेश देना चाहते हैं कि हम भी बड़ा भाई है। वो 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, आरजेडी को हरा करके जब जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से वो बड़े भाई के रूप में उनको कहा कि बड़ा भाई नीतीश कुमार है। लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ 2020 का अगर चुनाव देखें, विधानसभा चुनाव देखें, तो बीजेपी बड़े भाई के रूप में आई और नीतीश कुमार छोटे भाई हो गए, यानी उनकी सीटें 43 रह गई। हालांकि 2 सीटें उन्होंने एक एलजेपी से जो चिराग पासवान की पार्टी से जो जीते थे वो उन्होंने शामिल किया। इसके अलावा नीतीश कुमार बहुत ही चतुराई के साथ आप देखें कि ओवैसी की पार्टी ने 7 सीटें जीती थी वहां पे, तो वहां पे 6 जो विधायक हैं वो आरजेडी के पाले में चले गए। तो पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी वहां पर बिहार विधानसभा में, लेकिन बाद में जो ओवैसी की पार्टी के जो विधायक हैं वो शामिल हुए जब आरजेडी में, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी। तो नीतीश कुमार बहुत बड़े चतुर खिलाड़ी हैं और ये देखना होगा कि 11 बजे की जो बैठक हो रही है, नीतीश कुमार की भी और तेजस्वी यादव ने भी बैठक बुलाया है। इसके बाद दो कमेंट पे आप गौर करेंगे कि जगदानंद सिंह जो हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे जब पूछा गया कि जो राजनीतिक हलचल बिहार में हो रही है, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होते रहता है। मनोज झा से जब पूछा गया जो सांसद है राज्यसभा के कि भाई आज का दिन क्या होगा, बिहार में क्या होगा, मंगल होगा या अमंगल होगा, तो उन्होंने कहा कि आज मुहर्रम होगा। तो ये इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं वो चल रही हैं। अब देखना यही होगा कि 11 बजे की जो बैठक होगी दोनों पार्टियों की, उसमें क्या निकल के सामने आता है। जी कुमार लोक, शुक्रिया इन तमाम तफसीलात के लिए। और अभी 11 बजे की बैठक में नताइज खुलकर सामने आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम के महकमे ने 9 अगस्त 2019 को 4 रियासतों में एक तजर्बे के तौर पर इसे शुरू किया था। 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक तजर्बे ने बुलंदियों का सफर तय कर लिया है। स्कीम से तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड याफ्तागान को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में राशन का फायदा मिला है। और मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में भारत तिब्बत सरहदी पुलिस ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम @75 प्रोग्राम मुनक्किद किया। नई दिल्ली में आकाशवाणी ऑडिटोरियम में मुनक्किद इस रंगारंग शाम में प्रसार भारती बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मयंक अग्रवाल ने शिरकत की। पेश है ये रिपोर्ट। हुब्बुल वतनी से शराबोर ये नज़ारा है आज़ादी के अमृत महोत्सव सिलसिले के तहत ITBP की तरफ से नई दिल्ली में वाक़े आकाशवाणी ऑडिटोरियम में मुनक़दा हर घर तिरंगा प्रोग्राम का। इस मौके पर जवानों के सुर, लय और ताल के अनोखे मेल से वंदे मातरम @75 प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ITBP के जवानों ने अपनी सुरीली नगमगी के साथ हुब्बुल वतनी की मौसीकी से आरास्ता एक ऐसा समा बांधा कि सामीन मशहूर हो गए। प्रोग्राम में प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल ने भी शिरकत की। CEO मयंक अग्रवाल ने ITBP के बहादुर जवानों की अटल शुजाअत और जुर्रतमंदी की भी तारीफ की। आज ये सभा का इस राष्ट्र प्रेम के सरोवर में डूबेगा और उल्लास मनाएगा आजादी के 75 वर्ष, और इसके बाद जो एक अमृत काल होगा, जब हम जो है आजादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे, तो बच्चे भी थोड़ा बड़े होंगे, तब का भविष्य, तब का भारत कैसा होगा, इसका हमको निर्माण करना है।
हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार इस रंगारंग प्रोग्राम में हाजिरीन भी मौसीकी के साथ झूमते नजर आए। यकीनन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम की मुनासबत से मुनक़िद किए जाने वाले इस तरह के प्रोग्राम न सिर्फ जवानों की बुलंद अज़ाइम में इजाफा करते हैं, बल्कि कौमी परचम तले मुल्क के तनव्वुअ में इत्तेहाद का मुजाहरा करके शहरियों में वतन परस्ती के जज्बे को भी बेदार करते हैं। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मुल्क भर में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान की वजह से मुल्क भर में तिरंगे की मांग में काफी इजाफा हुआ है। तिरंगे की फरोख्त में कई गुना इजाफा हो गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लोग बड़ी तादाद में कौमी परचम खरीद रहे हैं। मेरा नाम योगेश पारेख है। मेरा नाम दिनेश कुमार पुरोहित है। मेरा नाम जोगाराम देवासी है। ये 20 साल से हम तिरंगा बेच रहे हैं। पहला तो ज्यादा करके चाहे एक एक दो दो फ्लैग लेके जाने कहते, इतना बल्क में कोई फ्लैग लेता नहीं था। कम था ऑर्डर, 10 कोई सोसाइटी में लेके जाता 10 पीस 5 पीस, या फिर कोई स्कूल में आता था तो 1-2 लेके जाता था, बाकी सोसाइटी में ज्यादा नहीं जाता था। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तब की बार सब लाखों पे जा रहा है, कोई 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 50,000, लाख, ऐसा 1.5 लाख के ऊपर तो बेच चुका हूँ मैं। लकड़ी वगैरह कोई किसी कुछ नहीं मिल रहा है, और झंडे का तो इतना ऑर्डर पड़ा है कि 15 अगस्त तक तो फुल ही है हमारे पास। कोई 1-2 वाला तो कम आता है, एक टाइम तो बल्क वाले आते हैं। इस साल जो मार्जिनली ग्रोथ हुआ है डिमांड का, पूरी कर पाना भी सप्लायर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। ये साल का पूरा कवर हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। हमारा काम भी अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा ऑर्डर चल रहा है। और ये बार बहुत अच्छा धंधा होएगा। अभी भी 10-12 दिन बाकी है और चलेगा भी अच्छा। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन डिमांड बढ़ती थी, 100% बढ़ती, मगर इस साल डिमांड लगभग 1100 से 1200% बढ़ी, और उतना ही इनकम बढ़ा है वर्कर्स का। ऑलमोस्ट 7 से 8 गुना उनका इनकम बढ़ा है। ऐसे नहीं था कि पेट्रियटिज्म पहले हमारे यहाँ था नहीं, था जरूर था, बट हर घर तिरंगा होने की वजह से जो एक अंदर से इमोशंस आता है ना कि हाँ मैं भारतीय हूँ, मेरे घर में भी ये फीलिंग बहुत बहुत मायने रखती है आज के वक्त में इस देश में। सबसे बड़ा संदेश यही है, तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और आरबीआई ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 8 कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना आयद किया है। गुजरात में महसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर सबसे ज्यादा 40 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 3, मध्य प्रदेश में 2 और छत्तीसगढ़ और गोवा में एक बैंक पर जुर्माना आयद किया गया है। नाजरीन, आज यौम आशूरा है। इस्लामी हिजरी साल के पहले महीने मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। यौम आशूरा बड़ा ही अजमत का हामिल दिन है। तारीख के अजीम वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। इस्लाम से पहले भी इस महीने को इंतहाई काबिल एहतराम समझा जाता था। इस्लाम ने एहतराम जारी रखा। इस महीने में जंग व जदल ममनू है। इसी हुर्मत की वजह से इसे मुहर्रम कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों के बाद माह मुहर्रम उल हराम का रोज़ा बड़ी फजीलत वाला है। यही वजह है कि बहुत से मुसलमान आशूरा का रोज़ा रखते हैं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत का वाक़या भी इसी महीने में पेश आया था। इसी वजह से मुसलमानों का एक तबका ग़म हुसैन में मातम मनाता है। हज़रत हुसैन ने अपनी और अपने अहले खाना की जानें निछावर कर दी, लेकिन बातिल के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसी तरह ये दिन हक़ के लिए बातिल के सामने सीना सपर हो जाने की अलामत भी है।
और आगे बढ़ते हैं अब बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने गजा की सूरत हाल पर बहस करने के लिए पीर को एक हंगामी मीटिंग की, जहां 3 दिन की हलाकत खेज लड़ाई के बाद फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो गई है। इसी मौके पर दोनों फरीक़ैन के सफ़ीरों ने जंगबंदी का खैर मक़दम किया और सालिसी के लिए मिस्र के तई इज़हार तशक्कुर किया। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरिक़ वस्ता के सफ़ीर ने जंगबंदी का खैर मक़दम करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों ने मुश्तरका तौर पर इलाके में बड़े बुहरान को रोकने में मदद की है। वहीं भारत ने गजा में हुए हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए मारे गए लोगों के तई ताज़ियत की और कहा कि बातचीत के जरिए ही किसी भी मसले का हल निकाला जा सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद के तहत $1 अरब का ऐलान किया है। नए ऐलान के तहत यूक्रेन की फौज को अमेरिकी दिफाई महकमे से बराह रास्त रॉकेटों, गोला बारूद और दीगर हथियारों की अब तक की सबसे बड़ी तरसील होगी। अमेरिका की जानिब से दी गई फौजी इमदाद में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के साथ साथ हज़ारों आर्टिलरी राउंड, मोर्टार सिस्टम और दीगर गोला बारूद शामिल होंगे। वहीं यूक्रेन के दाखिली निज़ाम को हमवार रखने के लिए अमेरिका इसे $4.5 बिलियन की इजाफी माली मदद भी देगा। ये रकम अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना आलमी बैंक के ताउन से देगा। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा मारा है। ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि FBI ने फ्लोरिडा के पाम बीच में कायम उनके मार-ए-लागू घर पर छापा मारा। FBI की जानिब से की गई कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात बताते हुए ट्रंप ने कहा कि फ्लोरिडा के पाम बीच मार-ए-लागू में उनका घर इस वक्त FBI के कब्जे में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ट्रंप गुज़िश्ता साल व्हाइट हाउस से निकले थे तो अपने साथ कुछ दस्तावेजात भी ले गए थे, ताहम अब तक FBI की जानिब से इस इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं की गई है। और खेल की खबरों में बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेल का पीर की निसफ शब इख्तिताम हो गया। रंगारंग इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। टीम इंडिया के परचम बरदार अचिंता शरत कमल और निखत जरीन ने इख्तितामी तकरीब के दौरान टीम की क़यादत की। शरत ने बर्मिंघम में टेबल टेनिस में 4 तमगे जीते हैं, उनमें 3 गोल्ड मेडल शामिल हैं। इसके साथ साथ निखत ने बॉक्सिंग में सोने का तमगा जीता है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि बर्मिंघम में मुनक़्क़द दौलत मुश्तरका खेल 11 दिन तक जारी रहा, जिसमें 72 ममालिक के 5000 से ज़ायद एथलीट ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेल में 178 तमगों के साथ सरफहरिस्त रहा। इंग्लैंड 176 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरी जानिब तीसरे नंबर पर रहने वाला कनाडा ने 92 तमगे जीते, जबकि भारत 61 तमगों के साथ चौथे नंबर पर रहा। भारत ने 22 तलाई, 16 नकरई और 23 कांसे के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का शहर विक्टोरिया 2026 में होने वाले दौलत मुश्तरका खेल की मेज़बानी करेगा। बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी वतन वापस आ गए हैं। सभी खिलाड़ियों का जोरदार इस्तकबाल किया गया। भारत वापस आने वाले खिलाड़ियों में वेटलिफ्टर, पहलवान और ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी भी शामिल हैं। अपने चहेते खिलाड़ियों को लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पहुंचे और ढोल ताशों के साथ मुल्क के इन बेहतरीन खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम के मौके पर एक ट्वीट पैगाम दिया है। आज हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। वो सच्चाई और बेइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी गैर मुतज़लज़ल अहदबस्तगी के लिए जाने जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने हमेशा लोगों के बीच रवादारी का पैगाम दिया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम के मौके पर अपने ट्वीट में कहा कि आज हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने का दिन है। वो सच्चाई और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी गैर मुतज़लज़ल अहदबस्ती के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा ही लोगों के दरमियान रवादारी और बराबरी का पैगाम दिया। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।